हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एचबीए से। आज मैं आपको एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ इसके बारे में बताऊंगी। कल की क्लास में हमने इस पेपर के सिलेबस को डिस्कस किया था, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बता रखा था। डायरेक्ट टैक्सेस में 3 अधिनियम बता रखे थे, जिनमें हम पहला अधिनियम आज देखेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961। इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी के बारे में बात करें तो सेक्शन 1 धारा 1 ये कहती है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। कि ये अधिनियम का नाम, विस्तार और प्रारंभ कैसे। तो धारा 1 कहती है, आयकर अधिनियम 1961 द्वारा शासित आयकर रहेंगे। ये 1 अप्रैल 1962 से प्रभाव में आया था। इसके अंतर्गत 298 धाराएं हैं और 14 शेड्यूल यानी कि 14 अनुसूचियां हैं। वित्त अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम में संशोधन किए जा सकते हैं। तो इसका नाम, संक्षिप्त नाम आयकर अधिनियम 1961 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा और इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1962 से प्रभाव में आया है। आगे हम इसमें बात करें तो इसमें हम देखेंगे सेक्शन 2 की धारा 2 की, जिनमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दे रखी हैं। हम कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाओं को देखेंगे जो कि आगे के चैप्टर्स में हमें बार बार इसमें काम में आएंगी और बार बार इसको हमें देखना होगा। जिसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कृषि आय, धारा 2 की उपधारा 1A, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1A आयकर अधिनियम में कृषि आय के बारे में बता रखा है। ये कहता है कि इसको परिभाषित किया है, किराया अथवा लगान ऐसी भूमि से प्राप्त हो जो भारत में स्थित हो। यानी कि कृषि आय क्या है? कृषि आय वो है जिससे या तो किराया मिल रहा है या लगान आ रहा है। तो किस भूमि से आ रहा है? जो कृषि है। ठीक है। फिर किराया अथवा लगान कृषि आय से तभी सम्मिलित माना जाएगा जब वो भूमि से प्राप्त हो। यानी कि कृषि आय भूमि से ही प्राप्त होनी चाहिए, भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, भूमि का उपयोग कृषि के प्रयोजन के लिए होना चाहिए, तब इसको कृषि आय कहा जाएगा। जैसे कि नाम से लगता है, कृषि आय, कृषि की भूमि से होने वाली आय, चाहे वो लगान के रूप में हो, चाहे वो किराए के रूप में हो। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि किन को कृषि आय नहीं माना जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को कृषि आय नहीं माना जाएगा, ऐसी आय को जो भूमि का प्रयोग कृषि के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता हो। यानी कि ऐसी लैंड से, ऐसी भूमि से प्राप्त आय जो कृषि के काम में नहीं आ रही है। फिर ऐसे जंगल के ऐसे पेड़ों, फल, फूलों से प्राप्त आय जो भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे हों, प्रकृति की आय की देन होने के कारण उसमें उत्पादन में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हुई है। तो यानी कि जो जंगल में अपने आप से पेड़ पौधे लगे हैं, फूल लगे हैं और उनसे अगर कोई आय प्राप्त हो रही है तो वो कृषि आय नहीं है। फिर मत्स्य उद्योग से प्राप्त आय भी कृषि आय नहीं है, क्योंकि वो मत्स्य है, मछली पालन का है, कृषि का कोई काम नहीं है उसमें। फिर दुग्ध उद्योग से प्राप्त आय को भी कृषि आय नहीं माना गया। दुग्ध उद्योग यानी कि दूध के जो भी हैं, गाय वगैरह पालना और उनसे प्राप्त आय भी नहीं है। फिर क्रय की गई भूमि पर उगी फसल को काटने से प्राप्त आय, और अगर हमने किसी को लगा रखा है कि आप ये फसल को काटिए और उसके एवज में हम आपको पैसे देंगे, तो ऐसी आय भी कृषि की आय में सम्मिलित नहीं की गई है। फिर इसमें सेकंड जो इसकी धारा है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में अमलागेशन यानी कि समामिलन के बारे में बता रखा है कि सेक्शन 2(1) ख समामिलन के बारे में कहता है, कंपनियों के मामले में समामिलन से एक या अधिक कंपनियों का आपस में मिल जाने को या विलयन करने को ही कहते हैं। वे कंपनी या कंपनियां जो इस प्रकार में आपस में मिल जाती हैं उनको कहते हैं समामेलन। समामेलन कंपनियां
वे कंपनियां हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर बनी होती है। समामेलनकारी कंपनी या कंपनियों की समस्त संपत्ति जो कि समामेलन के तुरंत बाद पूर्व अस्तित्व में थी, यानी कि दोनों कंपनी मिलने से पहले जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो भी उनकी संपत्ति थी, समामेलन या एकीकरण यानी कि दोनों कंपनी एक हो गई है के द्वारा समामेलित कंपनी की संपत्ति बन जाती है। दोनों यानी कि पहले तो दोनों की अलग अलग संपत्ति थी, दोनों एक हो गई तो दोनों की कंबाइंड वो प्रॉपर्टी हो गई। फिर समामेलनकारी कंपनी या कंपनियों के सभी दायित्व जो कि उन समामेलन के तुरंत पूर्व एक अस्तित्व में थे, उस समामेलन के कारण समामेलित कंपनी के दायित्व बन जाते हैं। यानी कि पहले जो उनकी लायबिलिटी थी अलग अलग, एक होने के बाद कंबाइंड लायबिलिटी हो गई। फिर समामेलनकारी कंपनी या कंपनियों से कम 75% मूल्य के अंशों के अंशधारी समामेलन के कारण समामेलित कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं। यानी कि जो भी शेयर होल्डर पहले अलग अलग थे, अब एक होने के बाद इकट्ठे एक हो गए हैं, यानी कि दोनों के कंबाइंड कहे गए हैं, तो उसको कहेंगे समामेलन। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 समामेलन कंपनियों के एकीकरण के बारे में बात करता है। आगे सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 निर्धारिती यानी कि करदाता यानी कि असैनी, ये कौन होता है? तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 ये कहता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई कर या अन्य कोई राशि देय हो तथा निम्न को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ऐसा वो कोई व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर को पे करता है, टैक्स को पे करता है, वो करदाता होता है। और इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है वो व्यक्ति जिसकी आय के निर्धारण के लिए अथवा अन्य व्यक्ति की आय जिसके लिए वह स्वयं निर्धारण योग्य है, उसके द्वारा उठाई गई हानि या देय वापसी की राशि का निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई शुरू की गई है, तो वो व्यक्ति भी करदाता है। फिर वो व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत करदाता मान लिया गया है, वो भी करदाता है, जो कि कोई बिजनेस वगैरह करता है। फिर वह प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था में गलती करने के लिए करदाता मान लिया गया है, वो भी करदाता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आय की गणना इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, करदाता माना जाएगा और ब्याज देय राशि देय होने पर ही करदाता माना जाएगा। निम्न व्यक्ति को, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो मैं अभी बता रही हूँ, इस अधिनियम के प्रोविजंस के अंतर्गत प्रतिनिधि रूप में अथवा अन्यथा करदाता मान लिया गया है। अब उन लोगों को भी करदाता माना गया है जो मृतक व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधि उस कर के संबंध में करदाता माना जाता है जो मृतक व्यक्ति को देना पड़ता यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई होती, यानी कि अचानक से मृत्यु हो गई है उसकी, तो जो कोई भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको देना होगा। फिर किसी अनिवासी व्यक्ति को आय के संबंध में उसका कोई एजेंट यदि भारत पे हो तो वो भी करदाता माना जाएगा, जो कि यानी कि वो व्यक्ति जो भारत के बाहर है उसका एजेंट यहाँ पर है तो उसको भी करदाता मानेंगे। फिर उस व्यक्ति आय के लिए जो किसी ट्रस्टी के ट्रस्ट के अंतर्गत अथवा व्यक्ति के लाभ के लिए प्राप्त होती है, ट्रस्टी करदाता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति भी जो ट्रस्टी है, एक अवयस्क पागल या मूढ़ व्यक्ति के संबंध में अथवा अभिभावक यानी कि गार्जियन या मैनेजर जिसे उसकी आय प्राप्त करने का अधिकार हो या जिसके अधिकार में इसकी आय हो, उनको भी करदाता मान लिया गया है, तो वो व्यक्ति भी करदाता है, जो कि इस तरीके से माने गए हैं कि उन लोगों को करदाता माना जाएगा जो दूसरे व्यक्ति की संपत्तियां देखरेख करने के लिए माने गए हैं। आगे हम सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 में कर निर्धारण वर्ष यानी कि असाइनमेंट ईयर के बारे में बात करते हैं। आयकर अधिनियम की इस धारा के अनुसार कर निर्धारण वर्ष से मतलब ऐसे 12 महीनों के समय से है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है, यानी कि 1 अप्रैल से उसे मान लिया जाएगा कि वो कर निर्धारण वर्ष है। इस वर्ष को आयकर वर्ष की संज्ञा भी दी जाती है। इस प्रकार ये वर्ष वित्त वर्ष है जो कि 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और आने वाले 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक कर निर्धारण वर्ष होता है। साल भर का कर निर्धारण इसी में किया जाता है। फिर आगे हम देख रहे हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 में पूंजी संपत्ति के बारे में कि कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। तो कैपिटल एसेट्स सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 इस अधिनियम की धारा के अनुसार करदाता के पास किसी भी प्रकार की संपत्ति जिसमें व्यापार या व्यवसाय की भी संपत्ति सम्मिलित हो, पूंजी संपत्ति कहलाती है। देखिए, करदाता के पास किसी भी प्रकार की संपत्ति यानी कि जो टैक्स पे करने वाला व्यक्ति है उसके पास कैसे भी प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो जिसके व्यापार या व्यवसाय भी सम्मिलित हो सकता है उसने किराए पे दे रखी हो और वहाँ से अगर पैसा आ रहा हो,
पूंजी संपत्ति, किंतु इसमें गैर पूंजी संपत्ति भी शामिल नहीं है। जो गैर पूंजी जिसमें कैपिटल्स नहीं मिलते वो इसमें प्रॉपर्टी शामिल नहीं है। तो पूंजी संपत्ति दो प्रकार की इसमें मानी गई है, अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति क्या है? ये पूंजी संपत्ति ऐसी पूंजी है जो हस्तांतरण से पूर्व यानी कि दूसरे व्यक्ति को देने से पूर्व करदाता के पास 3 साल अर्थात 36 महीने या से कम अवधि के लिए रही हो, यानी कि उस व्यक्ति के पास कम से कम 3 साल तक रही हो, तो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। एक कंपनी के अंशों भारत में मान्य किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट या सेक्शन 10(23) में वर्णित पारस्परिक कोष की यूनिट्स हस्तांतरण के पूर्व करदाता के पास 12 महीने या से कम अवधि के लिए हो, तो ऐसी दशा में अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती है। सीधी बात ये, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति वो होगी जो किसी व्यक्ति के पास कम से कम 3 साल तक रहेगी। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण यानी कि दूसरे व्यक्ति को देने से होने वाले लाभ या हानि अल्पकालीन पूंजी लाभ या अल्पकालीन पूंजी हानि कहलाएगी। फिर दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स क्या है? ऐसी संपत्ति जो अल्पकालीन पूंजी नहीं है, यानी कि कम से कम 3 साल वाली नहीं है। मतलब दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति वह है जो हस्तांतरण के पूर्व करदाता के पास 36 महीने की अवधि के लिए रही हो, से अधिक अवधि यानी कि 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए उसके पास रही हो, तो उसको दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कहा जाएगा। तो यहाँ पे अल्पकालीन वो जो कम से कम 3 साल रही हो और दीर्घकालीन वो जो कम से कम 3 साल से ज़्यादा रही हो, तो वो कैपिटल असेट्स कहलाएंगे, अन्यथा वो कैपिटल असेट्स नहीं कहलाएंगे। इसमें फिर सेक्शन 2 में और भी बहुत सारी परिभाषा है जो आगे हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें बार बार काम आएगी, जैसे कि कृषि आय जो मैंने अभी आपको बताई है, करदाता, कर निर्धारण वर्ष, कैपिटल असेट्स, ये बार बार आने वाली जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उनमें बार बार ही काम आएंगे और आगे भी और परिभाषा है। मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बाकी की परिभाषाओं के बारे में बताऊँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।